वेलकम टू ओम ट्यूटोरियल्स। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि गाइडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है गाइडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिया। और हेनरी फ्यूल का ऐसा मानना है कि अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस उनके इन 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो वो मैनेजमेंट इस पोजीशन में आ जाता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही स्मूथ मैनर में लॉन्ग टाइम तक सक्सेसफुली रन कर सकता है। अगर हम 14 प्रिंसिपल्स की बात करें तो 14 प्रिंसिपल में जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। हेनरी फ्यूल का मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग टाइप के जो काम होते हैं वो सब काम इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में डिवाइड होने चाहिए। और जब काम का बंटवारा किया जाता है तो काम का बंटवारा कैसा होना चाहिए? सो डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। काम का जो बंटवारा है वो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से होना चाहिए, यानी जो एम्प्लॉय जिस काम में ज्यादा अच्छा है उस एम्प्लॉय को वही काम देना चाहिए। हेनरी फ्यूल का मानना है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो कर लेता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस का मतलब होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड रिडक्शन इन कॉस्ट। यानी वो ऑर्गेनाइजेशन कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा सामान का प्रोडक्शन कर सकता है और सामान की जो क्वालिटी होगी वो पहले के कंपेयर में कहीं ज्यादा इंप्रूव्ड होगी। सो हेनरी फ्यूल ने डिवीजन ऑफ वर्क में कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग काम होते हैं वो एम्प्लॉयज में डिवाइड होने चाहिए। और जब एम्प्लॉयज में उसे हम डिवाइड करते हैं तो स्पेशलाइजेशन को ध्यान में रखकर काम का बंटवारा किया जाना चाहिए। यानी जो एम्प्लॉयज जिस चीज में ज्यादा अच्छा हो उसको वही काम देना चाहिए, उसको वही डिपार्टमेंट देना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड रिडक्शन इन कॉस्ट। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के सेकेंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्यूल स्ट्रेस दैट देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्यूल साहब का मानना है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कभी भी प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। What is meant by the term authority? So authority is the power to take decision. Authority का मतलब होता है कोई भी डिसीजन लेने का पावर, उसे हम कहते हैं अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। फ्यूल साहब का मानना है कि अथॉरिटी उसी इंसान के पास होनी चाहिए जो जिम्मेदार हो, और जिम्मेदार इंसान के पास अथॉरिटी होनी ही चाहिए। हेनरी फ्यूल का ऐसा मानना है कि अगर कभी भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉपर बैलेंस नहीं रहा तो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है उस पे उसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए कोई मैनेजर रिस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा है लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। और अगर कोई मैनेजर ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेकिन उसके पास अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, अधिकार उसके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन उस अधिकार को यूज करने के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, तो ऐसे टाइम पे वो मैनेजर क्या करेगा? वो अपने पावर का मिस यूज करेगा, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। इसलिए हेनरी फ्यूल का कहना है कि मैनेजर के अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। यानी जिसके पास अथॉरिटी हो वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स के पास में अथॉरिटी होनी ही चाहिए। सो अगर हम फिर से बात करें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो उसमें हेनरी फ्यूल ने कहा है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए।
क्योंकि अगर अथॉरिटी ज़्यादा रहेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी तो मैनेजर अपने अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा, और इसके उलट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है बट उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो ऐसे टाइम पर वो मैनेजर फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। सेकेंड पॉइंट के बाद अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। हेनरी फ्योल का मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन शुड फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, यानी मैनेजमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ लोअर लेवल के मैनेजमेंट के ऊपर या जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ही फॉलो करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल के लोग होते हैं उन लोगों को भी मैनेजमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। हेनरी फ्योल का मानना है कि जो डिसिप्लिन है वो 3 फॉर्म में होना चाहिए। जो पहला है वो है डिसिप्लिन्ड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, मतलब हर मैनेजमेंट के हर लेवल का जो सुपीरियर होता है, जो सीनियर होता है, वो सबसे पहले डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, यानी वो खुद ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को खुद फॉलो करेगा तो ही वो अपने एम्प्लॉय से प्रॉपर उसे फॉलो करवा सकता है। जो दूसरा है वो है क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। हेनरी फ्योल का कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन तभी मेंटेन हो सकता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉय को काम पे रखते समय उनसे क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बना ले। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट का मतलब है कि सबकी सब चीजें सामने स्पष्ट हो जानी चाहिए, जैसे उसे सैलरी कितनी मिलने वाली है, सैलरी कब मिलने वाली है, इन सब चीजों को प्रॉपरली डिस्कस कर लेना चाहिए। और बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोला गया है कि सैलरी 1 तारीख को मिलेगा बट वो सैलरी 5 को मिल रहा है या फिर 10 को मिल रहा है। उनको बोला गया कि आपका वर्किंग आवर 8 आवर का है बट उनसे 10 घंटा या 12 घंटा काम कराया जा रहा है। अगर कभी भी ऐसा होगा तो वो जो वर्कर है वो कभी पूरे एप्लीकेशन और डेडिकेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करेगा। सो हेनरी फ्योल का मानना है कि उनके साथ जो भी एग्रीमेंट होता है वो क्लियर और फेयर होना चाहिए। और जो तीसरी बात हेनरी फ्योल ने कहा है वो है जुरिसडिक्शन यूज ऑफ पेनाल्टीज, यानी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर पेनाल्टी लग रही है तो वो पेनाल्टी सबके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होनी चाहिए। इक्वली अप्लाई होने का मतलब अगर कोई 2 एम्प्लॉय सेम मिस्टेक कर रहा हो तो दोनों को सेम पेनाल्टी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पहचान का है या किसी का सोर्स है और उसने गलती किया है तो वो बच जाए बट दूसरा एम्प्लॉय का कोई पहचान नहीं है तो उसका जो पेनाल्टी लगे वो उसके ऊपर ज्यादा लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो डिसिप्लिन में हेनरी फ्योल ने कहा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसिप्लिन है वो लोअर लेवल के साथ साथ टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट को भी फॉलो ही करना है। और जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो 3 फॉर्म में होना चाहिए। जो आपका सबसे पहला है वो है डिसिप्लिन्ड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल्स, जो दूसरा है क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, और जो थर्ड पॉइंट है जुरिसडिक्शन यूज ऑफ पेनाल्टीज। अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड। सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, इन टर्न्स सबऑर्डिनेट शुड रिपोर्ट टू ओनली वन सुपीरियर। हेनरी फ्योल का कहना है कि एक सबऑर्डिनेट यानी एक जूनियर एक एम्प्लॉय को एक ही सीनियर से काम मिलना चाहिए और काम खत्म होने के बाद उस एम्प्लॉय को उसी सीनियर को रिपोर्ट करना चाहिए। हेनरी फ्योल का मानना है कि अगर एक एम्प्लॉय को 2 या 2 से ज्यादा मैनेजर से अगर टास्क मिलता है, कमांड मिलता है, तो वो जो एम्प्लॉय है वो किसी के भी काम को सिस्टमेटिकली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए हेनरी फ्योल ने कहा है कि एक जूनियर के ऊपर, एक सबऑर्डिनेट के ऊपर
एक ही सीनियर होना चाहिए, एक ही सुपीरियर होना चाहिए और एट अ टाइम उसको एक मैनेजर से ही काम मिलना चाहिए और काम होने के बाद वो उसी मैनेजर को रिपोर्ट करना चाहिए। हेनरी फ्यूल ने कहा है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करेगा तो उसकी दशा ठीक वैसे ही होगी जैसे टू मेनी कुक्स स्पॉइल द सूप, यानी अगर एक दाल है, उस दाल को 4 लोग मिलकर बना रहे हैं तो क्या होगा ये कि या तो दाल में नमक होगा ही नहीं, कंफ्यूजन में कि उसने डाला होगा और दाल में नमक जाएगा ही नहीं, या फिर दाल में नमक बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो हेनरी फ्यूल का मानना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करना ही चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक जूनियर को, एक सबऑर्डिनेट को, एक ही सीनियर, एक ही सुपीरियर से काम मिलना चाहिए और काम होने के बाद, टास्क कंप्लीट होने के बाद उस जूनियर को उसी सीनियर को रिपोर्ट करना चाहिए। और अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं होता है तो दशा कैसी होती है, जैसे टू मेनी कुक्स स्पॉइल द सूप। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हेनरी फ्यूल ने कहा है कि एक ही टाइप का काम परफॉर्म करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उन सभी एम्प्लॉयज को मैनेजमेंट के द्वारा सेम टाइप का डायरेक्शन मिलना चाहिए। मतलब हेनरी फ्यूल ने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कहा है कि एक ही टाइप के काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उन सभी एम्प्लॉयज को सिंगल प्लान के थ्रू ही डायरेक्शन मिलना चाहिए। मान लीजिए एक कोई टास्क परफॉर्म करना है और 5 एम्प्लॉय मिलकर उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टास्क तो सेम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय को अलग डायरेक्शन दिया जाए, दूसरे को अलग डायरेक्शन दिया जाए और ऐसे ऐसे करके पांचों को अलग अलग टाइप का डायरेक्शन दिया जाए। जब कभी ऐसा होगा तो उन एम्प्लॉयज के मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ जाएगा कि कौन से प्लान को हमें फॉलो करना है और कौन से प्लान को फॉलो नहीं करना है। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हेनरी फ्यूल ने सजेस्ट किया है कि ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, यानी एक टाइप का काम करने वाले, एक टाइप के काम को परफॉर्म करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उन सभी एम्प्लॉयज को सिमिलर प्लान के थ्रू ही डायरेक्शन देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बाद हम बात करते हैं 6th पॉइंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट में हेनरी फ्यूल ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर एम्प्लॉय, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, सबको मिलकर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखना चाहिए, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट देखना चाहिए। हेनरी फ्यूल का ऐसा मानना है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले चाहे जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, वो सबका फायदा होने वाला है। इसलिए हेनरी फ्यूल का ऐसा मानना है कि अपना पर्सनल बेनिफिट साइड में रखकर सबको एज अ यूनिट सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के हितों का ख्याल रखना चाहिए और उसके बाद अपने या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके हितों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेम्यूनरेशन। व्हाट इज मीन बाय द टर्म रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन मीन्स वेजेस और सैलरी। वेजेस मीन्स योर डेली और वीकली इनकम, सैलरी मीन्स योर मंथली इनकम। हेनरी फ्यूल ने रेम्यूनरेशन में कहा है कि किसी भी एम्प्लॉय को जो पेमेंट मिलना चाहिए वो ठीक ठाक पेमेंट मिलना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना पे कर सकता है, इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए जो एम्प्लॉय को हम रखते हैं काम पर उन्हें ठीक ठाक पेमेंट मिलना चाहिए। और ठीक ठाक पेमेंट मिलने के साथ साथ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एम्प्लॉय को जो पेमेंट मिलना चाहिए वो पेमेंट ऑन टाइम मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ
जो एम्प्लॉय हैं उनको कुछ अदर बेनिफिट्स भी दिए जाने चाहिए। मतलब जहां पर वो काम करते हैं वहां पर अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए, और ऐसे बहुत सारे फायदे जो हैं वो उस एम्प्लॉय को, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। क्योंकि जब एम्प्लॉय को ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब ठीक ठाक पेमेंट मिल रहा है, पेमेंट टाइम पर मिल रहा है, इसके अलावा उसे अदर फैसिलिटीज़ भी ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है, तो वो एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन पर खुश रहेगा। और जब कभी एक एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन पर खुश होता है तो वो पूरे एप्लीकेशन और डेडिकेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। और जब कोई एक एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरे एप्लीकेशन और डेडिकेशन के साथ काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होना फिक्स्ड है। 7th पॉइंट के बाद अब हम बात करेंगे हमारा 8th प्रिंसिपल, यानी सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन में दो टॉपिक है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर उन सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, यानी पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन लेने का जो राइट है, अगर वो कुछ लोगों के पास ही रहता है तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिसीजन लेने का जो पावर है वो लोगों में डिवाइड होगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अपना खुद का डिसीजन खुद से ले सकते हैं। हेनरी फ्योल का मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। बट हाँ, एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन और एक्सट्रीम डिसेंट्रलाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत खतरनाक होता है, स्पेशली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। अब हम बात करेंगे 9th पॉइंट, स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है, जैसा कि हम सभी को पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर ओनर होता है और सबसे लास्ट में एम्प्लॉय होता है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर 3 लेवल्स के मैनेजमेंट होते हैं, टॉप, मिडल और लोअर लेवल का। ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्डर का जो कमांड होना चाहिए वो टॉप टू बॉटम होना चाहिए, और काम होने के बाद रिपोर्ट का जो ऑर्डर होना चाहिए वो बॉटम टू टॉप होना चाहिए। मतलब जो ओनर है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को काम दे रहा है, टॉप वाला मिडल को काम दे रहा है, मिडल वाला लोअर को काम दे रहा है, लोअर वाला एम्प्लॉय को दे रहा है। काम होने के बाद एम्प्लॉय लोअर लेवल के मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहा है, लोअर वाला मिडल वाले को रिपोर्ट कर रहा है, मिडल वाला टॉप वाले को रिपोर्ट कर रहा है, और जो टॉप वाला है वो जो ओनर है उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये जो स्केलर चेन है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना ही चाहिए। लेकिन हाँ, हेनरी फ्योल ने इसमें एक चीज और ऐड किया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए हमें स्केलर चेन को ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है। और हेनरी फ्योल का ऐसा मानना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए उनको स्केलर चेन ब्रेक करना पड़े तो वो उसे ब्रेक कर सकें। स्केलर चेन के बाद नंबर आता है ऑर्डर की। ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर में हेनरी फ्योल ने बहुत ही छोटी बात को कवर किया हुआ है, लेकिन हाँ ये है तो बहुत छोटी बात, लेकिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऑर्डर में हेनरी फ्योल ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सामान होते हैं उन सब सामान का एक प्लेस होता है और सब सामान अपने प्लेस पर ही होना चाहिए। तभी ऐसा होगा कि जब ऑर्गेनाइजेशन को उस सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन को वो सामान बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो सामान है, जो रिसोर्सेज हैं, अगर वो अपने प्लेस पर नहीं है तो क्या होगा?
तब ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को जिस समय उस सामान की ज़रूरत पड़ेगी उस समय वो सामान नहीं मिल पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने रिसोर्सेज का, अपने सामान का ऑप्टिमम 100% यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही ऑर्डर में हेनरी फ्यूल ने एक और बात कही है कि जिस तरीके से हर सामान का एक प्लेस होना चाहिए और हर सामान अपने प्लेस पर ही होना चाहिए, ठीक वैसे ही हर एम्प्लॉय का एक प्लेस होना चाहिए और हर एम्प्लॉय अपने प्लेस पर ही होना चाहिए। यानी अगर ए एम्प्लॉय को मशीन 1 के पास रहना है तो उसे उस टाइम मशीन 1 के पास ही रहना चाहिए। दूसरे एम्प्लॉय को अगर बी मशीन पे रहना है तो उसे बी मशीन पर ही रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब अपना काम छोड़कर आपस में बातचीत करने में लग जाएं। सो हेनरी फ्यूल ने ऑर्डर में 2 बातें कही हैं। पहली बात ये कही है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर सामान का एक प्लेस होना चाहिए और वो सामान अपने प्लेस पर ही होना चाहिए, जिससे जब कभी ऑर्गेनाइजेशन को उस सामान की ज़रूरत पड़े तो ऑर्गेनाइजेशन उस सामान का इस्तेमाल कर सके। दूसरी बात उन्होंने कही है कि ठीक ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय का एक प्लेस होना चाहिए और एम्प्लॉय अपने प्लेस पर यानी अपने काम पर ही ड्यूटी के टाइम होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने सब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम 100% यूज कर पाएगा। ऑर्डर के बाद जो नंबर आता है वो है इक्विटी। इक्विटी डजंट मीन इक्वेलिटी, इट मीन्स सोशल जस्टिस। इक्विटी का मतलब बराबरी नहीं होता, इक्विटी का मतलब होता है सामाजिक न्याय। हेनरी फ्यूल का मानना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी होना चाहिए। इक्विटी कहने का मतलब, मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 एम्प्लॉय काम करते हो, एम्प्लॉय ए और एम्प्लॉय बी। एम्प्लॉय ए जो है उसका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी से पहचान है, खास पहचान है। बट एम्प्लॉय बी जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन में किसी से पहचान, खास पहचान, पर्सनल पहचान नहीं है, लेकिन हाँ वो अपने काम को पूरे एप्लीकेशन डेडिकेशन के साथ काम करता है। अब मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन का टाइम आया और प्रमोशन के टाइम पे जो एम्प्लॉय ए है उसका प्रमोशन हो जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका जो सोर्स है वो स्ट्रांग है, और एम्प्लॉय बी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑनेस्टली इतना काम कर रहा है उसका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो आप बताइए क्या वो एम्प्लॉय आगे पूरे एप्लीकेशन और डेडिकेशन के साथ फिर से ऑर्गेनाइजेशन के साथ उतना ऑनेस्ट रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। सो इस तरह का सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसलिए हेनरी फ्यूल ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी होना ही चाहिए। इक्विटी का मतलब सोशल जस्टिस, यानी जब कभी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र या प्रमोशन की बात आती है तो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और जो डिज़र्विंग होना चाहिए, जो डिज़र्विंग होता है उसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इक्विटी की बाद हम बात करते हैं 12th पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं उस एम्प्लॉय को ज़्यादा टाइम तक टेम्परेरी बेसिस पर नहीं रखना चाहिए। हेनरी फ्यूल का मानना है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को ज़्यादा समय तक टेम्परेरी बेसिस पर रखता है तो उस एम्प्लॉय को इंसल्ट जैसा फील होता है, और जब एम्प्लॉय को इंसल्ट जैसा फील होगा तो वो कंप्लीट एप्लीकेशन और डेडिकेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर पाएगा, और जब कभी उसे थोड़ा भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेगा, और जब वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेगा तो इस ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि उस एक एम्प्लॉय के पीछे ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा खर्चा करता है ट्रेनिंग और बहुत सारी चीज़ों पर।
तो वो सब चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। सो हेनरी फ्यूल का मानना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा टाइम तक अपने एम्प्लॉय को टेम्परेरी बेसिस पर ना रखे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्हें परमानेंट कर दे, क्योंकि अगर एम्प्लॉय को ज़्यादा समय तक आप टेम्परेरी बेसिस पर रखते हैं तो वो उसे इंसल्ट जैसा फील होता है और वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना नहीं मानता है। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव पॉइंट में हेनरी फ्यूल ने कहा है कि पीछे के लोगों को आगे लाना चाहिए। पीछे के लोगों को आगे लाना चाहिए कहने का मतलब है जो जूनियर्स हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, जिनके अंदर क्षमता है, ऐसे जूनियर्स को कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देनी चाहिए, उनको कुछ अथॉरिटी दे देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि वो जो सीनियर है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपने उसके मन में जो आइडियाज़ होंगे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करने के लिए, उसके मन में जो प्लानिंग्स होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ला पाएगा। और उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप पोजीशन के लोग हैं, वो टॉप पोजीशन के लोगों का जो वर्कलोड है वो वर्कलोड कम हो जाएगा और अब वो टॉप पोजीशन के लोग को टाइम मिलेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो मोस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है उस पर वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ। सो इनिशिएटिव में हेनरी फ्यूल ने यही कहा है कि अगर कोई डिज़र्विंग, अगर कोई क्षमता वाला जूनियर है, एम्प्लॉय है, तो उसे आगे लाकर उसे किसी ना किसी चीज़ का इनिशिएटिव देना चाहिए, उसे कुछ अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी चाहिए, साथ साथ में थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी दे देनी चाहिए। इससे ये होगा कि जो एम्प्लॉय है उसका मोराल बूस्ट होगा और जब मोराल बूस्ट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और दूसरा मेन फ़ायदा ये होगा कि जो टॉप पोजीशन के लोग हैं उनका वर्कलोड कम होगा और अब उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पर ध्यान देने के लिए। 13th के बाद जो लास्ट प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल का वो है टीम स्पिरिट। हेनरी फ्यूल ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उनके अंदर जितने भी काम करने वाले लोग हों, चाहे वो टॉप पोजीशन के लोग हों चाहे वो लोअर पोजीशन के लोग हैं, उन सभी को मिलकर साथ में काम करवा सके, इसका ख्याल ऑर्गेनाइजेशन को रखना चाहिए। क्योंकि हम सभी को पता है कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है और कोई भी ग्रुप एक्टिविटी तब तक अच्छे से परफॉर्म नहीं हो सकती जब तक टीम स्पिरिट नहीं होगा। सो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं सब लोगों को मिलकर एक साथ में एज अ टीम काम करना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। हेनरी फ्यूल ने स्ट्रिक्टली वार्न किया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड एंड रूल को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड एंड रूल को फॉलो कर रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकता। इस तरीके से हेनरी फ्यूल ने इन 14 प्रिंसिपल्स को दिया है और हेनरी फ्यूल का मानना है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन इन 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ जो है वो फिक्स्ड है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का यह जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर आंसर है वो हमारे वेबसाइट पर दिया गया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, उस लिंक को क्लिक कीजिए, आप सीधा वेबसाइट पे जाएंगे जहां पर आपको प्रॉपर इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इस क्वेश्चन को लर्न करते रहिए।